तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है री नीट 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर से ये है, सर्कुलर कोइल में करंट फ्लो होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। सिंपल सा बट कॉन्सेप्चुअल ये क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक करंट आई नोट फ्लोज थ्रू ए मेटेलिक सर्कुलर लूप। एक आई नोट करंट है जो इस तरफ आ रहा है और वह सर्कुलर लूप में फ्लो हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट से ये यहाँ भी डिवाइड हो रहा है और यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, और ये आगे यहाँ आने के बाद ये वापस से आई नोट जो है यहाँ से रिलीज हो नीचे जा रहा है। तो रेडियस आर इसकी है सर्कुलर लूप की, शोन फिगर। रेजिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट ए बी सी, इस ए बी सी ये जो लेफ्ट साइड वाला सेगमेंट है इसका जो रेजिस्टेंस है, अगर इसके रेजिस्टेंस को मैं R1 कह दूं, और ADC इस तरफ वाला जो हाफ पोर्शन है इस वायर का, इसका जो रेजिस्टेंस है यानी A से लेकर D से लेकर C तक, यहाँ तक जो वायर का रेजिस्टेंस है, अगर इसको मैं R2 कह दूं, तो यहाँ गिवन है हमें कि ABC इज हाफ दैट ऑफ ADC, कि ABC जो है हाफ है ADC का, यानी ADC का जो भी रेजिस्टेंस है उसको हम हाफ कर दें तब बराबर है ABC के रेजिस्टेंस के, यानी कि R1 की वैल्यू R2/2 के बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, इस सेंटर के, इस लूप के जो सेंटर है वो, इस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वैसे सर्कुलर कोइल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो μ0I/2R के बराबर होता है। लेकिन जब भी कोई सर्कुलर कोइल गिवन होती है, अब उस, अगर वो पूरी तरह से सर्कुलर नहीं है, पूरी तरह से सर्कुलर है तब तो 2 पाई जो है पूरा 360 डिग्री एंगल हो जाता है। लेकिन जब वो पूरी तरह से सर्कुलर नहीं होती है, किसी थीटा एंगल तक ही सर्कुलेट होती है, तो उसके लिए भी हमने फॉर्मूला देखा हुआ है कि बी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पर, वो होता है μ0I थीटा, वो एंगल है जितने पर ये सर्कुलेट है, अपॉन 4πr, ये जो है फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम देख सकते हैं अगर सर्कुलर कोइल पूरी तरह से कंप्लीट सर्कुलर होगी तो थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर 360 हो जाएगी या 2 पाई हो जाएगी, और हम यहाँ पर थीटा की जगह जब 2 पाई की वैल्यू रखेंगे तो थीटा इजिकल टू, जब हम यहाँ पर 2 पाई रखेंगे अपॉन 4πr, तो ये 2 पाई से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा μ0I/2r, यानी वही फॉर्मूला आ जाएगा जो सर्कुलर कोइल के सेंटर पे होता है, μ0I/2r, जो हमने यहाँ पर डायरेक्टली बताया। B इजिकल टू μ0I/2r। और नंबर ऑफ टर्न्स अगर इसमें इंक्रीज होंगे n, तो n से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ अभी सिंगल टर्न की बात हो रही है तो ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा, पर हम साथ ही साथ उन कॉन्सेप्ट को भी देखते जाएं जो यहाँ हो सकता है। अगर इस कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स 2 होते, 2 टाइम्स ये इस तरह से कोइल होती है, तो यहाँ हमको मैग्नेटिक फील्ड को 2 से भी मल्टीप्लाई करना होता। 3 होते तो 3 से, n होते तो n से। तो ये बी का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। एंगल थीटा के लिए भी डायरेक्टली ध्यान रखें, जब हमें थीटा एंगल के लिए जब फॉर्मूला यूज़ करना होता है कि भाई कोइल अगर पूरी कंप्लीट नहीं हो, हाफ सेमी सर्किल हो, इस तरह से हो हाफ हो, तो वहाँ थीटा की वैल्यू हम जैसे हाफ सर्किल के लिए 0 से लेकर 2 पाई तक है, तो ये पाई हम रख सकते हैं, और ये यहाँ तक और पाई है, तो मिला करके जो है पूरा जो है 360 या 2 पाई हमारे हो जाता है, तो उसकी वैल्यू रखेंगे तो हम निकाल सकते हैं। तो सिंपली ये फॉर्मूला जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन हमें इस फॉर्मूले का यूज़ हम कर लेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले हम इसका जो लेफ्ट साइड वाला सेमी हाफ सर्किल है, सेमी सर्किल है, यानी कि जो ए बी और सी वाला सेमी सर्किल है, जिसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो अभी हमें पता नहीं है। लेट दिस करंट इज I1, तो इस I1 की वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं। तो ऊपर से जो करंट आ रहा है, टोटल करंट है, वो है I0। I0 का कितना पार्ट I1 में जाएगा, यानी इस वाले सेमी सर्किल से जाएगा, वो I0 इंटू करंट डिवाइडेशन रूल यहाँ पर लगा दें, क्योंकि इनके जो रेजिस्टेंस है उनके अकॉर्डिंग, तो कुछ करंट का पोर्शन जो है राइट साइड से जाएगा, उसकी वैल्यू I2 होगी, और कुछ करंट I1 से जाएगा। इस तरफ का रेजिस्टेंस हमारे पास R1 है, इस तरफ का रेजिस्टेंस हमारे पास R2 है। तो हम जो है करंट डिवाइडेशन रूल लगाए, टोटल करंट जो भी होता है तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ निकाल रहे हैं कि इस लेफ्ट साइड से जाने वाले करंट की वैल्यू, यानी कि I1 की वैल्यू, लेफ्ट साइड से जाने वाले करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि I1 की वैल्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं। और I1 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो I1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो भी टोटल करंट आ रहा है वो इंटू इसमें से जाने वाला जब करंट हमें निकालना होता है तो हम दूसरे वाले साइड का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये डायरेक्ट करंट डिवाइडेशन रूल है जिससे हम इसको निकाल सकते हैं। हमें क्या करना होता है, जब हमें इस ब्रांच से जाने वाला करंट निकालना हो तो हम दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस रख करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा
R2 की वैल्यू रखें तो R2 है 2R1, तो R2 की वैल्यू रख दें 2R1 और ये जगह 2, यहाँ पे R1 है प्लस R2 की जगह जाएगा 2R1, तो 3R1 हो जाएगा। तो इस तरह से I1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2/3, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा तो 2/3 ऑफ I0। इस तरह से जो है I1 करंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। चलिए एक बार फिर से इस करंट डिवाइडेशन रूल को लगाते हैं और I2 की वैल्यू भी इसी से फाइंड करते हैं। तो I2 की वैल्यू जब हमें फाइंड करनी होगी तो I2 की वैल्यू निकालेंगे तो जो भी टोटल करंट आ रहा था वो, अब I2 इस तरफ वाले करंट को हमको निकालना है तो हम रेजिस्टेंस रखेंगे दूसरी वाली साइड का जो कि है R1 और अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। हम इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से भी हम R2 की वैल्यू रख दें 2R1, तो 2R1 रखेंगे तो ये 3R1 हो जाएगा, R1 से R1 कट जाएगा तो ये आ जाएगा I0 1/3 या I0/3। तो इस तरह से I2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हम चेक भी कर सकते हैं I1 और I2 इन दोनों की वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें, I1 और I2 की वैल्यू को हम यहाँ अगर ऐड कर दें तो हमारे पास जो है ये सॉल्व होकर के I0 ही आएगा जो कि टोटल करंट था। तो इससे भी हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो I1 और I2 की वैल्यू निकाली है वो हमारे सही हमको मिली है। तो अब हम इसका जो हाफ सेमी सर्किल है जो कि ABC है, इसमें जब करंट फ्लो हो रहा है I1, उसके कारण इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम निकालेंगे। तो वो B1 बराबर होगा, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, म्यू नोट I1 यहाँ रखेंगे, थीटा यहाँ पर पाई है क्योंकि हाफ सर्किल है, अपॉन 4πr1 अपॉन 4πr, r इसकी रेडियस सेम ही है तो r हमारे पास यहाँ आ जाएगा। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, I1 की जगह वैल्यूज जब रखेंगे तो ये हमारे पास म्यू नोट अपॉन 4r है। I1 की जब वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 2/3, ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 ऑफ I0। तो इस तरह से हमारे पास B1 आ गया और हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये पेपर के ऊपर की साइड हो जाएगी, यानी क्रॉस पेपर से ऊपर की साइड हमारी तरफ हो जाएगी और तो ऊपर की तरफ ये डायरेक्शन होगी। इसी तरह से जब हम B2 निकालेंगे, यानी कि इसको जो सेकंड हाफ सर्किल है, सेमी सर्किल है ADC, उसके कारण निकालेंगे तो वो जगह म्यू नॉट, वहाँ फ्लो होने वाली करंट I2 और इनटू वो भी हाफ है, सेमी सर्किल है तो पाई आ जाएगा और 4πr आज हमारे पास आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। I2 की वैल्यू यहाँ रखें 1/I3I, तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4r और I2 की वैल्यू रख दें तो वो हो जाएगा I0 तो इस तरह से B1 हमारे पास आ गया। अब ये सेमी सर्किल जो है इसमें करंट इस तरफ फ्लो हो रही है, ये हमारे पास जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है इस तरफ जब करंट फ्लो होगी, इस तरह से करंट जब फ्लो होगी तो इससे हम अगर राइट हैंड थंब रूल देखें तो उससे जब करंट फ्लो होगी तो अंगूठे का जो डायरेक्शन है, थंब की जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर है, इसलिए B2 की जो डायरेक्शन है वो होगी अंदर की ओर। तो B2 की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास हो जाएगी अंदर की ओर। तो हमारे पास ये अंदर की ओर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, B1 और B2 की। तो यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड जब निकालेंगे तो दोनों का माइनस होकर के ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा B1 की वैल्यू हमारे पास है म्यू नॉट। थोड़ा हम इनकी वैल्यू को चाहें तो सॉल्व करके लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 म्यू नॉट I0, अभी हम डायरेक्टली इन्हीं को रख रहे हैं और 4 और 3 को 12 लिख सकते हैं, 12r माइनस, अब B2 की वैल्यू को रखें तो वो आ जाएगा म्यू नॉट I0 अपॉन 12r। तो इस तरह से जब ये माइनस होंगे तो 2 में से माइनस बन जाएगा तो 1 ही आ जाएगा। तो म्यू नॉट I0 बाई 12r हमारे पास आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कोइल। तो म्यू नॉट I0 अपन 12r अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसी क्वेश्चन के अंदर हमको दोनों साइड के अगर रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं तो दोनों तरफ जो करंट डिवाइडेशन होता है वो भी सेम होता, तो इस फॉर्मूले में केवल करंट ही तो जो था वो अलग अलग था, तो करंट सेम होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होता। तो जितना अपवर्ड डायरेक्शन में उतना ही डाउनवर्ड में होता, तो यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता। लेकिन रेजिस्टेंस में डिफरेंस होने के कारण, करंट की वैल्यू कम ज़्यादा होने के कारण, तो एक मैग्नेटिक फील्ड B1 या B2 में से ज़्यादा है और एक मैग्नेटिक फील्ड कम है, जिसके कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज़्यादा वाले की डायरेक्शन में होगा। अगर इसकी डायरेक्शन भी पूछी जाए तो जिस तरफ करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, जैसे इस तरफ
R1 का जो रेजिस्टेंस है वो R2/2 है, यानी कि R1 का रेजिस्टेंस जो है वो कम है। तो R1 का जो रेजिस्टेंस कम है तो इस तरफ करंट ज़्यादा फ्लो होगा I1, और हम देख भी रहे हैं कि I1 की वैल्यू हम 2/3 I0 है, यानी I1 की वैल्यू ज़्यादा है। I1 की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, और I1 की डायरेक्शन ये वाली है, तो जिसके कारण जो करंट है वो अपवर्ड है। तो यहाँ पर जो करंट की फाइनल डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर हमसे डायरेक्शन भी पूछी जाए तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि यहाँ करंट ज़्यादा है। तो इस तरह से जो है हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।